एपिसोड के स्टार्ट में हम लिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड स्लेव होता है, यानी कि वो हर डिसाइपल्स के पास जाकर उन्हें स्वॉर्ड देने का काम करता है। साथ ही वो अपने मार्शल आर्ट के 2 लेवल को पूरा कर चुका है और तीसरा लेवल भी कुछ ही टाइम पे पूरा करने वाला है। लेकिन उसके सभी को स्वॉर्ड देने के काम की वजह से सारे लोग उसे गुलाम की तरह रखते हैं और उसका नाम भी स्वॉर्ड स्लेव रख दिया गया है। तब 2 लोग उसे धक्के मारकर एक घर में से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उस घर में सू नाम की एक लड़की रहती है जिसे लिन पसंद करता है। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि इतनी फेमस लड़की के सामने ये एक मामूली सा गुलाम रहे, इसलिए उसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। जिस वजह से लिन उदास होकर वहां से चला जाता है और फिर वो जंगल में आकर एक जगह पर बैठ जाता है और वहां पर अपनी नॉवेल पढ़ना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर युन नाम का एक लड़का होता है जो कि एक वकील है और वो खुद भी जंगल में किसी चीज को ढूंढने आया होता है। तब आगे बढ़ते हुए वो एक अजीब से पत्थर के पास पहुंच जाता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा बिजलियां निकल रही थी और अचानक ही वो बिजलियां युन को उस पत्थर के अंदर ही घसीट लेती है। साथ ही जहाँ पर लिन भी बैठा है वहाँ पर भी वैसा ही पत्थर होता है जो उसे भी पत्थर के अंदर घसीट लेता है और अब देखते ही देखते लिन और युन दोनों ही उस पत्थर के अंदर कैद हो जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की बॉडी आपस में मिल जाती है और वो दोनों मिलकर एक ही अकेले इंसान बन जाते हैं। जिस वजह से युन अपने रियल वर्ल्ड को छोड़कर वहाँ से सीधा मार्शल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर लिन रहा करता था। ये देखकर वो एकदम हैरान होता है कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है। तब उसे वहाँ पर वही पत्थर दिखाई देता है जिसके अंदर से बिजलियाँ निकल रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस पत्थर में ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए इसने मुझे मेरे रियल वर्ल्ड से मार्शल वर्ल्ड में लाके छोड़ दिया। तभी उसे याद आता है कि उसे स्वॉर्ड लेकर सू को देने जाना था, जो कि युन की बॉडी के अंदर से लिन कह रहा है, क्योंकि उन दोनों की बॉडी आपस में मिल गई है और इस वजह से दोनों की यादें भी आपस में टकरा रही है। इसलिए जो लिन सोच रहा था वही चीज युन के दिमाग में आ जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्वॉर्ड लेकर सू को देने चला जाता है। तब बाकी डिसाइपल्स उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की, तुम्हारा काम है गुलामी करना, आगे से लेट हुआ तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब युन जैसे ही सू को देखता है उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सू उससे स्वॉर्ड ले लेती है और उसके बदले एक स्पिरिट बॉटल उसे दे देती है। पर तभी एक दूसरा डिसाइपल युन को एक लात मारकर वहां से दूर फेंक देता है और उससे कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है सू से कुछ चीज लेने की। लेकिन अब लिन के बॉडी में वो अकेला नहीं है, उसके अंदर युन भी आ चुका है, जिस वजह से वो अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा जैसा लोग उसे समझ रहे हैं। युन गुस्से के साथ उस डिसाइपल से लड़ना शुरू कर देता है, जैसा लड़ाई करने की आज तक कभी भी लिन के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई थी। ये देखकर सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने हमारे एक डिसाइपल के ऊपर हाथ कैसे उठाया। लेकिन तब भी युन की बॉडी के अंदर से लिन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से युन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद युन सोचने लगता है कि आखिर ये सारी यादें कैसी हैं और मुझे लिन की पूरी यादें क्यों नहीं आई। अगर उसकी पूरी यादें मुझे आ जाएगी तो मैं सभी लोगों को पहचान सकता हूँ कि आखिर कौन लोग मेरे क्या लगते हैं। तब ये सोचते साथ ही वो अपने यादों की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे लिन की एक स्पिरिट दिखाई देती है जो सीधा युन की बॉडी के अंदर ही चली जाती है। और फिर इस तरह से लिन की जो भी सारी यादें थी अब पूरी तरह से युन समझ जाता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है, देख लेना अब मैं लिन को दोबारा कभी भी गुलाम बनने नहीं दूंगा, और जितना कमज़ोर लोग उसे समझते थे मैं उसे उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से अपने मास्टर के पास आता है जो उसे स्वॉर्ड बनाकर दिया करते हैं। वो उनसे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। जिस पर मास्टर कहते हैं, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जहाँ पर भी तुम जाओ मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ होगी। जिसके बाद वो उसे एक पेंटिंग भी देते हैं, जो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और उस पेंटिंग की मदद से युन को बहुत ही ज़्यादा आगे मदद मिलेगी। इसलिए युन उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जंगल में आकर उस पेंटिंग को खोल देता है, जिसके अंदर से एक टाइगर की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो सीधा युन के बॉडी के अंदर ही चली जाती है। और जैसे वो स्पिरिट उसके बॉडी में जाती है उसकी पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती है, जहाँ उसके हाथ से फायर निकलने लगती है, क्योंकि उस टाइगर स्पिरिट की पावर्स भी उसके अंदर चली गई थी। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है जिसका नाम युआन है।
जिसे देखकर युन खुश हो जाता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ युआन युन को बताता है तुम्हें तो आउटर डिसाइपल बनना चाहिए क्योंकि तुमने अपना सेकंड लेवल तो पूरा ही कर लिया है और थर्ड लेवल किसी भी टाइम पर पूरा करने वाले हो। एक बार तुम अपना थर्ड लेवल पूरा कर लो तो तुम आसानी से आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है। जिस पर युन कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं ज़रूर इसके लिए ट्राई करूँगा। जिसके बाद रात को युन दोबारा से उस टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ प्रैक्टिस करके वो अपना लेवल 3 पूरा कर सके, जिसके बाद वो आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करेगा। और फिर जैसे ही वो टाइगर स्पिरिट बाहर आती है, युआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और कुछ देर की प्रैक्टिस के साथ ही वो अपना थर्ड लेवल बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता है, जो देखकर वो एकदम ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए वो अगले दिन ही मंत्री के पास जाता है और उससे कहता है मैंने कल ही अपना लेवल 3 पूरा कर लिया है, इसलिए अब मैं अब यहाँ पर आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तब वो मंत्री उससे कहता है ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम एक गुलाम हो और गुलाम को इतनी अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती है। लेकिन युन तो एक वकील था, वो उसे सारा कानून समझाने लगता है कि कानून की किताब में तो ये लिखा है कि चाहे वो आम इंसान हो या फिर गुलाम, सभी को बराबर का हक मिलता है और इसके खिलाफ कोई भी जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तब वो मंत्री उससे कहता है आखिर तुम हो कौन और मुझे सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अपने लेवल 3 को ब्रेक थ्रू करने के ऊपर बहुत घमंड है ना। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। यहाँ पर 15 डिसाइपल्स है, अगर तुमने इन सभी को हरा दिया तो मैं तुम्हें आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करने का मौका दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर युन मान जाता है। लेकिन तब वहाँ पर एक और डिसाइपल आकर कहता है इस मामूली से लड़के के लिए 15 डिसाइपल को लड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं, मैं इसे तो अकेले ही हरा दूंगा। जिसके बाद वो युन से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर 5 बार अटैक करूंगा और अगर इनमें से एक भी अटैक तुम्हें लग गया तो तुम्हें हार मान लेनी होगी और तुम हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे, या फिर तुमने अगर पांचों के पांचों अटैक को डॉज कर लिया तो तुम आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस पर युन मान जाता है और फिर दोनों में देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा फाइट शुरू हो जाती है। स्टार्ट के 3 मूव्स युन आसानी से बच जाता है, लेकिन जैसे ही अगला मूव वो डिसाइपल युन को मारने वाला होता है कि इससे पहले ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम युन को देखते हैं जो उस डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है, और अगर इस फाइट में उस डिसाइपल के 5 अटैक से युन बच गया तो उसे आउटर डिसाइपल बना दिया जाएगा। और फिर ऐसे ही देखते देखते इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन युन एक भी अटैक नहीं करता, बस वो उसके 5 अटैक से बचे जा रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसके पांचों के पांचों अटैक खत्म हो जाते हैं और उसका एक भी अटैक युन को नहीं लगा होता, जिस वजह से वो ये राउंड जीत जाता है। और फिर उस मंत्री के पास जाकर कहता है शर्त के मुताबिक मैं इस डिसाइपल के 5 अटैक से बच चुका हूँ, अब मुझे आउटर डिसाइपल बना दिया जाए। लेकिन तब वो डिसाइपल इस चीज से एकदम ही ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर ये मामूली सा स्वॉर्ड स्लेव मेरे इस 5 अटैक से कैसे बच गया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उसकी मदद से युन के ऊपर अटैक करने चले जाता है। लेकिन अब युन के ऊपर कोई भी रोक नहीं थी कि उसे खाली फाइट से बचना है। इस बार वो अपनी भी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर देखते ही देखते दोनों की पावर्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस फाइट में भी वो डिसाइपल उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाता और युन उसे बहुत मारता है और उसे मार मार कर जमीन पे पटक देता है, जिस वजह से अब उस डिसाइपल के अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं बचती। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये स्वॉर्ड स्लेव इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। तब वो मंत्री उस डिसाइपल के पास आकर उसे संभालता है और युन से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करने की, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और इसकी सजा के हिसाब से मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालता हूँ, तुम आउटर डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। लेकिन तब युन उससे कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसे ही मुझसे फाइट करने का शौक चढ़ा था, मैंने इसे नहीं बोला था फाइट करने के लिए, और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं किसी को इंजर्ड कर दूं तो मुझे आउटर डिसाइपल ना बनने दिया जाए। ये सुनकर वो मंत्री एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारने जाने वाला होता है, लेकिन तभी उड़ते हुए उसके हाथ में एक पंखा लग जाता है जिसे यंग मास्टर ने फेंका था। तब वहाँ पर यंग मास्टर आता है जो मंत्री से कहता है मैं जानता हूँ कि इसने इस डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करके अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारे कानून में ऐसा कोई रूल नहीं कि अगर कोई
किसी को हरा दे तो उसे आउटर डिसाइपल ना बनने दिया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी इज्जत के साथ युन को आउटर डिसाइपल बनाओ। साथ ही वो युन से भी कहता है तुम्हें इस डिसाइपल को इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ जब तुम स्वॉर्ड स्लेव और कमजोर थे तो लोग तुम्हें कितना परेशान किया करते थे, इसलिए इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। और फिर इतना कहने के बाद यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है। अब मंत्री युन को लाइब्रेरी में लेके आता है जहाँ पे कई सारी मार्शल आर्ट की किताबें रखी हैं और वो उससे कहता है जो टेक्निक तुम्हें सही लगती है उस टेक्निक की किताब रख लेना। तब उसे वहाँ पर एक कुंफू वाली किताब दिखती है, इसलिए वो उसी किताब को रख लेता है और फिर उसे मंत्री के पास देकर कहता है ये किताब मैंने सिलेक्ट की है। लेकिन वो देखकर वो मंत्री हंसने लगता है कि ये क्या बेकार सी किताब तुमने ले ली, कोई अच्छी टेक्निक वाली किताब लो। इसलिए युन दोबारा से किताबें ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ पर एक किताब दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक की थी, इसलिए वो उस किताब को मंत्री को दे देता है। तब ये देखकर मंत्री कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें लगता भी है ये टेक्निक तुम सीख पाओगे? ये टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल और हार्ड है, इसे सीखना बच्चों का काम नहीं। लेकिन युन कहता है आप ही ने तो कहा था कि मुझे जो टेक्निक समझ में आती है मैं वो रख लूं, इसलिए मैंने इसे रख लिया है, अब मैं यही सीख कर रहूंगा। इस पर मंत्री कहता है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर आता है ताकि उसे स्वॉर्ड दे सके। तब वो युन को एक स्वॉर्ड देता है, लेकिन जैसे युन उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है वो स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर वो मंत्री भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड कैसे टूट गई। तब वो उसे एक और स्वॉर्ड देता है, लेकिन ये स्वॉर्ड भी युन के हाथ में जाते साथ ही टूट जाती है। तब मंत्री खुद से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसे चेक करता है कि ये भी कहीं टूटने वाली है या नहीं। और जब उसे निश्चिंत हो जाता है कि ये नहीं टूटेगी तो वो उसे युन को देता है, लेकिन ये स्वॉर्ड भी उसके हाथ में जाते साथ ही टूट जाती है। जो देखकर मंत्री कहता है मुझे पता है ये तुम कर रहे हो, अभी मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, जल्दी से कोई स्वॉर्ड उठाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन युन कहता है क्या आपको लगता है कि मैं एक स्वॉर्ड स्लेव इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को आसानी से तोड़ पाऊंगा? तब मंत्री भी सोचने लगता है कि बात में तो दम है, ये इतना कमजोर इंसान आखिर ये स्वॉर्ड को कैसे तोड़ लेगा। तब वो पूरी जगह छान मार कर एक सबसे बढ़िया वाली स्वॉर्ड निकालता है और उसे युन को देते हुए कहता है अगर ये भी टूट गई तो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई भी स्वॉर्ड नहीं देने वाला, अपनी प्रैक्टिस लकड़ी से ही कर लेना। तब युन उस स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर जंगल में आकर उस स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये स्वॉर्ड तो उसे कोई भी काम की नहीं लग रही होती, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड स्लेव है और उसने अब तक के हजारों कई सारी पावरफुल स्वॉर्ड्स बनाई है, लेकिन ये स्वॉर्ड उसके लायक की नहीं लग रही थी। लेकिन तब वो स्वॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है मैंने बहुत उम्मीदों के साथ आपको लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ दो और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जब वो थोड़ी दूर आता ही है कि तभी उसकी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाती है, जिस स्वॉर्ड की अब पावर्स एक्टिवेट हो गई थी और उस स्वॉर्ड के अंदर विंड्स की पावर है। जो देखकर युन खुश हो जाता है और फिर उस स्वॉर्ड के साथ वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहाँ अब ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। और वो एक ही अटैक एक बड़े पत्थर पे करता है कि वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद वो कुंफू वाली किताब से उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ से फायर निकलना शुरू हो जाती है। और फिर जब थोड़ी देर बाद उसका कल्टीवेशन पूरा होता है तो वो खुद की बॉडी में और ज्यादा पावर महसूस करने लगता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर्स निकल रही थी। और जैसे इस फ्रूट को लेने वाला होता है तभी वहाँ पर एक 4th लेवल का टाइगर बीस्ट आ जाता है जो उस फ्रूट को खा लेता है, जिस वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जैसे ही युन को सामने देखता है वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा युन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस टाइगर बीस्ट को देखते हैं। वो स्पिरिचुअल फ्रूट खा लिया था जिस वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ गई होती है और वो पहले से ही लेवल 4 पर था और युन अभी तक लेवल 3 पर ही है, जिस वजह से वो जैसे ही युन को देखता है वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर युन वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि अभी उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं है कि वो इस टाइगर बीस्ट से लड़ सके। लेकिन तब वो टाइगर बीस्ट उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से युन एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर वो टाइगर बीस्ट उसे खाने उसकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। तब युन खुद से कहता है क्या यही मेरी जिंदगी का अंत होगा, आज क्या मैं मर जाऊंगा इस टाइगर बीस्ट के हाथों? लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद से कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जान इतनी कमजोर भी नहीं है कि जो इस बीस्ट से हार जाए। मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद वो अपनी टाइगर की पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जो पावर उसे उसके मास्टर के पेंटिंग के अंदर से मिली थी। तब जैसे ही वो उस पावर्स का इस्तेमाल करता है उसके
दोनों हाथों से फायर्स निकलना शुरू हो जाती है और फिर वो उस फायर से एक ही पंच उस टाइगर बीस्ट को मारता है कि वो टाइगर बीस्ट वहां से उड़ते हुए दूर चला जाता है और अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देखकर यून एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरे मास्टर ने कितनी अच्छी टेक्निक मुझे सिखा दी है। जिसके बाद वो उस टाइगर बीस्ट के पास आता है और फिर उसके अंदर से उसका स्पिरिट पिल निकाल लेता है ताकि इसकी मदद से उसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाए या फिर वो उस पिल को बेचकर पैसे भी कमा सकता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो इसी टाइगर बीस्ट के पीछे थे। इसलिए यून वहाँ के पेड़ के पीछे छुप जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ सूखे पत्तों पे पैर रखने की वजह से वहाँ पर आवाज़ आ जाती है, जिस वजह से वो लोग यून को देख लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, अरे स्वॉर्ड स्लेव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जिनको समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ पर उसे परेशान करेंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब उन लोगों का लीडर कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिस पर यून कहता है, तो ठीक है, बताओ मुझे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वो लीडर उसे अपनी स्वॉर्ड फेंक कर देते हुए कहता है, जाओ और मेरी स्वॉर्ड के ऊपर धार लगा कर लाओ। ये सुनकर यून उससे कहता है, मैंने अब स्वॉर्ड स्लेव का काम छोड़ दिया है, अब से मैं स्वॉर्ड स्लेव नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें धार लगाने का काम भी नहीं करता। तब उस लीडर के साथ ही उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के बारे में ऐसा कहने की? तुम हमेशा से स्वॉर्ड स्लेव थे और वहीं रहोगे, इसलिए जाओ और इसमें धार लगा कर आओ, वरना अगर हमारे लीडर को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। जिसके बाद वो लीडर यून से कहता है, मैं जल्दी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन तुम्हारी वजह से लगता है मुझे मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें परेशान करने के लिए। तब यून उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन बाकी स्वॉर्ड की तरह वो स्वॉर्ड भी उसके हाथ में आते ही टूट जाती है। तब यून उससे कहता है, ये तो क्या घटिया ही स्वॉर्ड थी तुम्हारे पास जो मेरे हाथों में आते साथ ही टूट गई, इसे मैं कैसे धार लगाऊंगा? ये देखकर वो लीडर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड को तोड़ने की? तुम जानते भी हो पिछले 2 सालों से मैं इस स्वॉर्ड को अपने पास रखे हुए था और ये स्वॉर्ड मेरी सबसे ज्यादा खास स्वॉर्ड थी। तभी उन्हें वहाँ पर कई सारे भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो लीडर यून से कहता है, देख लेना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यून अकेले ही वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वहाँ पर कई सारे भेड़िए आ जाते हैं जिनकी आंखों से भी फायर्स निकल रही थी और उनमें से एक सीधा यून के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर वो एक को तो वहां से खाई में फेंकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब वहां पे 3-4 आ जाते हैं जो सभी उसे घेर लेते हैं और उसे धक्का मारते हुए वहां से खाई के नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसे यून को 5 अटैक मारने का मौका मिला था। वो अपने भाई के पास आकर कहता है, देखो उस स्वॉर्ड स्लेव ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे बहुत मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाकर उससे इसका बदला लें। उसका भाई उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस स्वॉर्ड स्लेव से मार खाने की? तुम खुद ही कमजोर दिखाई दे रहे हो। लेकिन वो डिसाइपल अपने भाई को भड़काते हुए कहता है, वो स्वॉर्ड स्लेव हमारी फैमिली के बारे में काफी बुरा भला कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा, लेकिन मैं मार भी खाया इसमें। तब ये सुनकर उसका भाई कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो उस खाई के नीचे गिर गया होता है। तब उसे खाई की दीवारों पर कुछ स्पेल्स लिखे मिलते हैं। ये देखकर वो कहता है, ये स्पेल्स तो आज से हजारों सालों से यहाँ पर लिखे हुए हैं और आज से हजारों साल पहले के स्वॉर्डमैन्स ने ये सारे स्पेल्स यहाँ पर लिखे होंगे, तो क्यों ना मैं इन स्पेल्स को एक बार ट्राई करके देखता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जैसे जैसे वो स्पेल्स वहाँ पर लिखे हैं उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर यून खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी टेक्निक थी। लेकिन वो परेशान भी होता है कि अब मैं यहाँ से ऊपर कैसे निकलूं, ये तो बहुत ही ऊंची खाई है। तभी उसे खाई के ऊपर उसके दोस्त की आवाज सुनाई देती है जो यहाँ पर आ चुका था और फिर वो एक रस्सी फेंक कर यून को वहाँ से ऊपर ले आता है। लेकिन तब उसका दोस्त उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने उस डिसाइपल को बहुत मारा है, इस वजह से पूरे इलाके में तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं, लेकिन आखिर तुमने उसे मारा कैसे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर्स कितनी बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो यून से ही फाइट करना शुरू कर देता है। यून उसे समझाता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसका दोस्त तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, तो उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू
कर देता है। तब इस फाइट के दौरान उसका दोस्त वहाँ से खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर यून आकर उसे बचा लेता है और फिर उसे बाहर निकालते हुए कहता है, तुम मुझसे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी नजर में तुम ही मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसका दोस्त उससे माफी मांगता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी बातें करते हुए वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम यून को देखते हैं जो एक स्पिरिट वाटर के पास खड़ा होता है जिसे उसने उस टाइगर बीस्ट के स्पिरिट स्टोन के बदले लिया था। तब वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है जिसे यून एक स्पिरिट पिल दिखाते हुए कहता है, मैंने उस टाइगर का स्पिरिट स्टोन बेच दिया जिसके बदले मुझे ये वाला स्पिरिट स्टोन और ये स्पिरिट वाटर मिला है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, तुम्हें तो स्पिरिट वाटर सू ने भी दिया था, तो कहीं तुम ये भी उसी के पास से तो नहीं लेकर आ गए। जिस पर यून कहता है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बुराई कर रहे हो। तब उसका दोस्त कहता है, अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। लेकिन यून समझ जाता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब यून वहाँ से मशीन हॉल आता है जहाँ पर कई सारे पपेट होते हैं और उन सभी से फाइट की जाती है। तब यून अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे पपेट से लड़ना शुरू कर देता है और आसानी से उन सभी पपेट्स को हरा देता है। जिसके बाद वो उस हॉल से बाहर निकलता है जहाँ उसका दोस्त दोबारा उससे माफी मांग रहा होता है, इसलिए अब वो उसे माफ कर देता है। तब वहाँ पर वो आदमी आता है जिसकी स्वॉर्ड यून ने जैसे ही छुई थी वो टूट गई थी। तब वो आदमी यून से कहता है, तुम तो अभी अभी आउटर डिसाइपल बने हो और तुमने पहली बार में ही इन सारे पपेट्स को आसानी से हरा दिया, तुम्हारी पावर्स तो सच में बढ़ते जा रही है। ये सुनकर यून उससे कहता है, बड़े भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तब वो आदमी उससे कहता है, तुमने मुझे बड़ा भाई कहा है तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें स्वॉर्ड करने की प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा और इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। साथ ही तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक स्पिरिट बॉटल भी दूंगा जैसा सू ने दिया था, उससे ज्यादा पावरफुल वाली। लेकिन तब यून का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इसमें इसकी कुछ चाल लग रही है, तुम इसके बाद मत सुनना, ये अच्छा इंसान नहीं है, साथ ही इसकी स्किल तुम्हारे से ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इससे फाइट करो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है जिसे देखकर यून वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब वो आदमी उससे कहता है, मैंने तुम्हें अभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, हमारी फाइट अभी बाकी ही है। तब यून उससे कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो आदमी जल्दी से अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है, तो वहीं यून भी अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी पावर की मदद से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में यून आसानी से उस आदमी को हरा देता है और फिर उसे वहां से उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है। ये देखकर उस आदमी के साथी जल्दी उसके पास आकर उसे संभालते हैं, जिसके बाद यून उससे उसकी स्पिरिट बॉटल भी ले लेता है। पर जैसे ही यून अब वहां से जाने वाला होता है, वहां पर उस डिसाइपल का भाई आ जाता है जिस डिसाइपल के 5 मूव से यून बच गया था। वो आते साथ ही सीधा यून के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने सामने झुका देता है, जिसके सामने यून तो अब खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसके बाद उस डिसाइपल का भाई उससे कहता है, मेरे सामने झुककर मेरे भाई के लिए मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। लेकिन यून उससे कहता है, मैं सिर्फ गॉड और अपने पेरेंट्स के सामने ही झुकता हूँ और किसी की औकात नहीं कि मैं उसके सामने झुक जाऊँ। तब उस डिसाइपल का भाई कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। जिसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाता इससे पहले ही सू वहाँ आकर उसे रोक लेती है और उससे कहती है, मैं भी यहाँ पर कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर उस डिसाइपल का भाई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले यून उससे कहता है, 2 महीने बाद मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन के लिए मैं आज ही से तुम्हें चैलेंज करता हूँ और उस कंपटीशन में मैंने तुम्हें अपने सामने नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी यून नहीं। ये सुनकर उस डिसाइपल का भाई हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, देखता हूँ तुम इन 2 महीनों में क्या उखाड़ लेते हो। अब यून वहाँ से सू के पास आकर उसका शुक्रिया करता है, लेकिन सू उससे कहती है, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें हार जाओ। तब यून का दोस्त उससे कहता है, तुम्हारी पावर्स तो सच में ज्यादा बढ़
चुकी है, तुमने कहाँ से ये सारी नई नई टेक्निक सीखी? तब यून उसे बताता है ये तो बस इत्तेफाक था, मैं उस दिन खाई में गिर गया जहाँ की दीवारों के ऊपर मुझे ये टेक्निक लिखी हुई मिली थी, जिसका इस्तेमाल करके ही आज मैं उस आदमी से जीत पाया हूँ। जिसके बाद यून और उसका दोस्त वहाँ से उस मंत्री के पास आ जाते हैं जो सारे डिसाइपल्स को अलग अलग टास्क दे रहा होता है। तब यून भी उसमें से एक टास्क लेने के लिए आगे आता है। तब यून को उनमें से एक स्पिरिट स्टोन वाला टास्क दिखता है, जिस पर वो मंत्री से कहता है मुझे ये टास्क चाहिए। लेकिन यून का दोस्त उससे कहता है क्या तुम सच में ये टास्क लेना चाहते हो? ये टास्क सबसे ज्यादा भारी है और आज तक किसी ने भी इस टास्क को पूरा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्दी इस टास्क को पूरा कर पाएगा, क्योंकि इस टास्क में 7 लेवल का खतरनाक बीस्ट भी है जिसके सामने 6 लेवल का भी कल्टीवेटर डरता है, और तुमने तो अभी सिर्फ अपना लेवल 3 ही पूरा किया है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम इस टास्क को भी पूरा कर लोगे? तब यून उस मंत्री से कहता है क्या इस टास्क के अंदर खाली स्पेड स्टोन ही लाना है? लेकिन मंत्री उसे जवाब देता है खाली स्पेड स्टोन नहीं, बल्कि इस टास्क में तुम्हें कुछ चोरों को मारकर उनसे 2 ब्लड फ्लावर भी लाना है। तो क्या तुम इस टास्क को करने के लिए तैयार हो? जिस पर यून कहता है 2 ही क्यों, मैं सारे के सारे ब्लड फ्लावर को यहाँ पर ले आऊंगा। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम यून को देखते हैं जिसने उस स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को ले लिया होता है। ये देखकर सारे डिसाइपल उस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को पूरा कर पाओगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके लिए तो 4 या फिर 5 लेवल वाले भी कल्टीवेटर्स डरते हैं, तो तुम लेवल 3 पर होकर ही इस टास्क को कैसे पूरा कर पाओगे? लेकिन यून किसी की भी बात को नहीं सुनता और फिर वहाँ पर से उस स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को ले लेता है, जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब उसके जाते हुए बाकी डिसाइपल उससे कहते हैं अगर तुमने इस टास्क को पूरा नहीं किया तो इसके लिए तुम्हें पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन यून कुछ भी नहीं सुनता और इस टास्क को पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्ड यून को धार करने के लिए दी थी, और उस आदमी का नाम चैन होता है जो यून के घर में आ गया होता है। और फिर वो अपने साथियों से कहता है पूरे घर को तोड़ दो और इसमें आग लगा दो, ताकि जब दोबारा यहाँ पर यून आए तो उसे मेरे से पंगा लेने का अंजाम मालूम पड़ जाए। इसलिए उसके साथी पूरे घर में आग लगा देते हैं। तो वहीं यून जंगल में उस ब्लड फ्लावर को ढूंढ रहा होता है, ताकि उस ब्लड फ्लावर को ढूंढने के बाद ही वो स्पिरिट स्टोन तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो जंगल में आता है उस पे एक आदमी पेड़ पे बैठे हुए नजर रखे होता है। इधर यून आगे बढ़ते हुए एक गार्डन में आ जाता है जहाँ पर 100 से भी ज्यादा तरीके के फूल लगे हुए थे। ये देखकर यून हैरान हो जाता है कि अब इनमें से मैं उस ब्लड फ्लावर को कैसे ढूंढूंगा। तब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर उसके जरिए पूरे गार्डन में उड़ना शुरू कर देता है, ताकि वो जैसे ही उस ब्लड फ्लावर के पास से गुजरेगा उसे उसकी खुशबू आ जाएगी। इसलिए जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है उसे उस ब्लड फ्लावर की खुशबू आ जाती है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है जहाँ उसे वो ब्लड फ्लावर जमीन में लगा हुआ मिलता है। पर जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है जो उस फ्लावर का गार्डियन है, और वो जैसे ही यून को वो फ्लावर तोड़ते हुए देखता है सीधा उसके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यून वहाँ से दूर जाकर गिरता है। लेकिन तब यून भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर उसकी मदद से दोबारा स्नेक के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता, वो वहाँ से दोबारा पीछे आ जाता है। तब वो खुद से कहता है मेरी स्वॉर्ड टेक्निक तो सही है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड में ही इतनी ज्यादा पावर नहीं कि ये मुझे आसानी से इस स्नेक से लड़ने में मदद करे। इसकी धार ही कम हो चुकी है, इसलिए लगता है मुझे बिना स्वॉर्ड के ही इस स्नेक से लड़ना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देता है और फिर अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर की मदद से उस स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते यून और स्नेक के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यून उस स्नेक के ऊपर ही बैठ जाता है और अपने टाइगर स्पिरिट की पावर की मदद से कई सारे पंच उसके ऊपर मारना शुरू कर देता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन इतने सारे पंच खाने के बाद भी उस स्नेक को कुछ भी नहीं होता और वो यून को वहाँ से उठाकर जमीन पे पटक देता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। इसलिए यून अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने में ही भलाई समझता है और वहाँ से भागते हुए एक पेड़ के ऊपर आकर चढ़ जाता है, जहाँ वो खुद से ये कह रहा होता है कि चलो आखिरकार मैं इस स्नेक से बच गया, वरना आज तो ये मेरी जान ही ले लेता। मेरी स्वॉर्ड तो अच्छी है लेकिन वो उतनी ज्यादा शार्प नहीं है, उसकी धार बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं उसके जरिए
उस स्नेक से नहीं लड़ सकता। तभी उसे उस डिसाइपल का भाई आसमान में दिखाई देने लगता है, जो उससे कहता है तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, और इस कमजोरी के साथ ही तुमने मुझे चैलेंज किया है कि 2 महीने बाद वाले कंपटीशन में तुम मुझे हरा पाओगे, ये बस तुम्हारा सपना है। साथ ही उसे सू भी दिखाई देने लगती है, जो उससे कहती है क्या कर रहे हो तुम, जितनी हो सके उतनी कोशिश करो ताकि तुम पावरफुल बन सको। ये सुनकर यून की हिम्मत बढ़ जाती है और फिर वो खुद से कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्नेक को मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से दोबारा अपनी स्वॉर्ड के पास आ जाता है, लेकिन अब उसकी स्वॉर्ड में से रेड कलर की पावर्स निकल रही थी, और जब वो इस बार अपनी स्वॉर्ड को उठाता है तो वो पहले से ज्यादा भारी हो गई होती है। तभी एक उड़ते हुए पत्ता उस स्वॉर्ड से टकरा जाता है, जिस वजह से उस पत्ते के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर यून एकदम ही ज्यादा दंग रह जाता है कि अचानक से इस स्वॉर्ड की धार इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तब उसे समझ में आता है कि इस स्वॉर्ड ने उस ब्लड फ्लावर का सारा ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से इसकी धार बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ा देता है ताकि वो आसपास के भी ब्लड फ्लावर की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और तब वो आसानी से उस स्नेक को हरा सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से उस स्नेक के पास आता है जो अभी सो रहा था, और वो अपनी एक स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करके उसे जल्दी से उठा देता है और उससे कहता है अरे तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है क्या, आराम से जो सो रहे हो। तब वो स्नेक गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इस बार यून की स्वॉर्ड की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो सीधा उस स्नेक के ऊपर चढ़कर 2-3 ही अटैक उस स्नेक पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से करता है कि वो स्नेक वहीं पर मारा जाता है, और उसके मरते साथ ही उसकी हड्डियां एकदम छोटी सी बनकर वहां पर रह जाती है। इसलिए उसे यून अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वहां से उस ब्लड फ्लावर को लेने के लिए आता है, लेकिन जैसे वो उसे उठाता है वहां पर 2 लोग आ जाते हैं जो उससे कहते हैं उस फ्लावर को वहीं पर छोड़ दो, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तब यून उससे कहता है इस फ्लावर को मैंने ढूंढा है, और आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले। तब वो लोग कहते हैं हम तुम जैसे लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट से नहीं लड़ना चाहते, तुम हमसे एक ही बार में हार जाओगे। जिस पर यून कहता है ऐसी बात है तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्नेक से लड़ने की वजह से उस स्वॉर्ड की पावर्स अब थोड़ी कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो बाहर ही नहीं आती। ये देखकर यून घबरा जाता है। तब उनमें से एक आदमी यून के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है और उससे वो फ्लावर भी छीन लेता है। तब अपनी पावर्स बाहर ना निकलने की वजह से यून वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो दोनों लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये तो आउटर डिसाइपल था, फिर भी कितना ज्यादा कमजोर इंसान है, और फिर वो दोनों मिलकर यून का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब वहां पर वो आदमी आता है जो चुपके से यून के ऊपर नजर रखे हुए था। तब वो उन दोनों से कहता है तुम्हें वो कमजोर दिखाई दे रहा है, तुम नहीं जानते कि उसने अभी क्या किया है। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जिन्होंने यून से वो ब्लड फ्लावर ले लिया होता है। तब उनके पास वो आदमी आता है जो उनसे कहता है तुम लोग नहीं जानते कि अभी यून ने क्या किया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे अभी तुम्हारे से वो ब्लड फ्लावर चाहिए। ये सुनकर वो दोनों लोग कहते हैं तुम हो कौन, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये ब्लड फ्लावर मांगने की, तुम हमारी फैमिली को नहीं जानते। जिस पर वो आदमी कहता है मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम दोनों को मारकर तुमसे ये फ्लावर छीन लूंगा और सारा इल्जाम उस यून पे लगा दूंगा कि उसने ही तुम दोनों को मारा है। जिसके बाद वो अपनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड निकालकर उन दोनों को वहीं पे मार देता है और उनसे वो ब्लड फ्लावर भी छीन लेता है। लेकिन ये सारी चीज दूर खड़े होकर यून देख लेता है और उस आदमी की शक्ल देखकर वो खुद से कहता है ये तो वही उस स्पिरिट स्टोन के टास्क वाला चोर है, कहीं इसी के पास तो वो स्पिरिट स्टोन नहीं है। साथ ही इसने इन दोनों लोगों को भी मार दिया और इसने झूठा इल्जाम भी मुझ पे लगा दिया है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो चोर एक कबूतर पे ये लेटर लिखकर कि यून ने उन दोनों आदमियों को मारा है उन आदमियों की फैमिली में भेज देता है ताकि वहां से लोग आकर यून को पकड़ सके। इधर यून जंगल में कुछ काम की चीज ढूंढ रहा होता है। तब उसे एक टाइगर की पूंछ दिखाई देती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वहां पर अपने पास से एक बोतल के अंदर से कुछ छिड़क देता है जो ऐसी चीज है जिसकी मदद से जिस टाइगर की ये पूंछ है वो यहाँ पर जल्दी से आ जाएगा। जिसके बाद वो खुद को एक कपड़े से ढांक लेता है और एक भिखारी जैसा
सा बनकर उस चोर के सामने से गुजर जाता है, जहाँ वो उसे छूते हुए कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन तब वो चोर उसे धक्का मारकर गिरा देता है और उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। लेकिन युन ने पैसे मांगने के बहाने उसके अंदर उस टाइगर की पूंछ डाल दी थी, जिस वजह से अब वो टाइगर जैसे ही यहाँ पर आएगा सीधा उस चोर पर ही अटैक कर देगा। तब देखते ही देखते जैसे वो चोर वहाँ से आगे बढ़ता है, वहाँ पर वो टाइगर आ जाता है जो सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। ये देखकर वो चोर भी हैरान रहता है कि आखिर ये टाइगर मेरे पीछे क्यों पड़ गया। तब वो वहाँ पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ देता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो टाइगर अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और सामने से आकर अचानक से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब ये देखकर वो चोर कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सबसे पहले अपने हाथों की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस टाइगर को एक पंच मारता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक उस टाइगर पे करता है कि वो टाइगर वहीं पे मारा जाता है। तब उसे उसके पास से उस टाइगर की पूंछ दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस भिखारी ने ही मेरे अंदर ये डाला था, तभी ये टाइगर मेरे पीछे पड़ गया। ये जानकर वो गुस्से में उससे कहता है एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर यून आगे बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर उन दोनों आदमी जो मरे थे उनकी फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है, जो उससे कहता है तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे 2 आदमियों को मारा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन यून उससे कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो इस चोर का काम था, वो मुझे बस फंसा रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तब ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। जिसके बाद वो अपना ऑरा निकालते हुए सीधा यून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन यून भी अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर के साथ तैयार हो जाता है और उसे एक ऐसा पंच मारता है कि वो यंग मास्टर वहां से उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है। और वो यून की पावर्स देखकर हैरान भी था, इसलिए वो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। तब उसे ऐसे भागते हुए देखकर यून खुद से कहता है कैसे कैसे बेवकूफ लोग यंग मास्टर बन जाते हैं। अब वहाँ पर वो चोर आ जाता है जो उससे कहता है तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया, मुझे मालूम है तुमने ही मेरे अंदर वो टाइगर की पूंछ डाली थी। लेकिन तब यून उससे कहता है अपने पीछे देखो। और जैसे ही वो चोर पीछे देखता है वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बुल आ रहे थे, जिन बुल को उस यंग मास्टर ने यून के पीछे ही लगा दिया था। लेकिन अचानक से वो बुल आने की वजह से वो सारे बुल उस चोर के ऊपर चढ़कर ही यून का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब ये देखकर यून भागने लगता है, लेकिन वो खुद से कहता है ये बुल मेरा पीछा जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से एक जोरदार अटैक उन बुल पे करता है, लेकिन तब दूसरा बुल उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से यून वहां से दूर जाकर गिरता है। तब ये देखकर वो हैरान होता है कि इन बुल के पास तो बहुत ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए वो वहां से दोबारा भागना शुरू कर देता है। तो वहीं यंग मास्टर उसे ऐसे भागते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। वो अपने साथियों से कहता है देखो इस यून को कैसे चूहों की तरह भाग रहा है। इधर यून भागते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। तब वो खुद से कहता है अब तो मुझे अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर इससे वो बुल नहीं मरे तो आज मैं ही मर जाऊंगा। तब वो अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच एक बुल पे कर देता है, जिस पंच को खाते ही वो बुल वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सारे के सारे बुल एकदम ज्यादा ही डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से रिटर्न भागने लगते हैं। इधर वो चोर जैसे ही थोड़ी हिम्मत करके उठता है, अचानक से वो बुल रिटर्न वहां पर आना शुरू कर देते हैं और उसी के ऊपर चढ़कर दोबारा से आगे बढ़ जाते हैं, जिस वजह से अब वो चोर तो एकदम ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती। साथ ही वो सारे बुल भागते हुए उस यंग मास्टर के पीछे भी पड़ जाते हैं, इसलिए वो यंग मास्टर भी अपने साथियों के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर यून खुश हो रहा होता है कि ये लोग मुझे सबक सिखाने आए थे, अब तो इन्हें सबक अच्छा खासा मिल रहा है। इधर वो यंग मास्टर अपने साथियों से कहता है अरे तुम लोग कैसे भाग रहे हो, तुम लोग तो मुझे ही घेर के रख रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा और वो बुल मुझ पर अटैक कर देंगे। इसलिए वो अपने साथियों को ही मारते हुए वहां से आगे चला जाता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, जिस वजह से उसके साथी वहीं पे गिर जाते हैं और बुल उनके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तब भी यंग मास्टर वहां से आगे नहीं भाग पाता और एक बुल उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। लेकिन तब भी वो यंग मास्टर अपने आप को बचाते हुए एक पहाड़ के पीछे आ जाता है जहाँ वो इंजर्ड हो चुका था और वो यून से कहता है तुमने मेरे साथ ये कर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एपिसोड के स्टार्ट में हम यून को देखते हैं जो उस चोर के पास आता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो चोर मर चुका है। तब यून उसके पास से उस ब्लड फ्लावर और स्पिरिट स्टोन को भी ले लेता है। साथ ही उसे उस बैग के अंदर और भी कई सारी काम की चीजें मिल जाती है, इसलिए वो उन सारी चीजों को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो उन पुतलों के साथ लड़ रहा होता है, और ये सारे पुतले 6 लेवल वाले थे, लेकिन चैन तब भी आसानी से उन सभी को हरा देता है। तब वहाँ पर उसका एक साथी आता है जो उससे कहता है, आप तो अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो और अब आप आसानी से उस यून को हरा सकते हो। तभी वहाँ पर उसका एक और साथी आता है जो उससे कहता है यून आ चुका है, इसलिए चैन भागते हुए उससे मिलने जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम तो वापस आ गए, क्या तुमने उस टास्क को पूरा किया? अगर नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तब उसके साथी उससे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसने टास्क पूरा किया होगा, इसे तो अब पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट के हिसाब से इसे मरना होगा। पर तब चैन उसे चुप कराते हुए कहता है, अभी क्यों मरने की बात कर रहे हो, मुझे तो पहले इससे अपना हिसाब बराबर करना है। जिसके बाद वो यून से कहता है, मैं अभी तुमसे फाइट करूंगा और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो हमारी दुश्मनी आगे से खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें आज बहुत मारूंगा। लेकिन यून उससे कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उसे बताना है कि मैंने अपने सारे टास्क पूरे कर दिए हैं। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब चैन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यून अपनी टाइगर स्पिरिट की मदद से एक जोरदार पंच उसे मार देता है, जिस वजह से चैन वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब उसके साथी उसे संभालते हैं। जिसके बाद यून उससे कहता है, आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना। ये देखकर चैन खुद से कहता है, मैंने उन 6 लेवल वाले पुतलों को भी हरा दिया, लेकिन तब भी ये हारा नहीं, आखिर इसके पास कितनी पावर्स है। अब यून उस मंत्री के पास आता है जहाँ सारे डिसाइपल उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये वापस कैसे आ गया, क्या इसने वो सारे टास्क पूरे कर लिए? ये गया तो बहुत ही ज्यादा जोश में था। तब यून मंत्री के पास आकर उसे ब्लड फ्लावर और स्पिरिट स्टोन भी दे देता है। ये देखकर वो मंत्री एकदम ही ज्यादा खुश और हैरान हो जाता है कि इसने इन टास्क को पूरा कर लिया, और इस टास्क को पूरा करने के बदले वो उसे स्पिरिट स्टोन भी देता है जो कि लो लेवल वाली होती है। ये सारी चीजें देखकर सारे के सारे डिसाइपल एकदम ही ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इसने इस स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को कैसे पूरा कर दिया। इस टास्क को पूरा करने में तो बड़े से बड़े कल्टीवेटर के पसीने छूट जाते, लेकिन इसने तो आसानी से इसे पूरा कर दिया। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने उस चोर को भी मारा होगा, क्योंकि वो चोर बहुत ज्यादा शातिर और पावरफुल था, वो इसके चंगुल में नहीं आने वाला। तभी पूरे सेट के अंदर एक पावरफुल ऑरा फैल जाता है जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके ऑरा के कनेक्शन में आते ही सारे के सारे डिसाइपल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो खड़े भी नहीं हो पाते। जिसके बाद वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने यहाँ पर ऑरा फैलाया है। तब इस चीज को देखकर यून को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कौन है और सबको परेशान क्यों कर रहा है। तब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसका सारा का सारा ऑरा खत्म कर देता है। लेकिन जैसे वो उस आदमी को देखता है, सारे के सारे लोग उसके सामने ग्रीट करते हैं क्योंकि वो इस सेक्ट का लीडर था। तब वो सभी से कहता है, मैं तो यहाँ पर यून से ही मिलने आया हूँ, हमारे साथियों को पहाड़ के पास उस चोर की बॉडी मिली है, जिसका मतलब साफ है कि यून ने उसे भी मार गिराया। ये तो बहुत अच्छी बात है, यून ने हमारे सेक्ट का नाम और ऊंचा कर दिया, इसलिए मैं यून का इनाम पर्सनली खुद अपने हाथों से उसे देने आया हूँ। और वो इनाम के तौर पर उसे एक मार्शल आर्ट वाली बुक देता है जिसके अंदर ड्रैगन स्पिरिट के बारे में भी लिखा है, जिस तरह से उसके पास टाइगर स्पिरिट की पावर्स हैं। तब लीडर उससे कहता है, 2 दिनों बाद हमारे सेक्ट में एक छोटा सा मार्शल आर्ट कंपटीशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे पहले इस टेक्निक को सीख जाओ और उस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस करो। जिस पर यून कहता है, आप बेफिक्र रहो, मैं ये करके दिखाऊंगा। अब यून वहाँ से अपने घर पर आ जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान और उदास हो जाता है क्योंकि उसका पूरा घर जल चुका था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। तब आसपास के लोग वहाँ से गुजरते हैं जो यून से कहते हैं, ये सारा काम चैन का है, उसी ने तुम्हारा घर जला दिया था। तब यून खुद से कहता है, इस चैन की इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगा उसे, लेकिन अभी मुझे खुद से अपना घर बनाना होगा ताकि मैं कहीं पे रहने का बंदोबस्त कर सकूं। जिसके बाद वो अकेले ही लकड़ियों की मदद से घर बनाने का काम शुरू कर देता है। ये देखकर आसपास के सारे लोग अपने और दोस्तों को बुला लेते हैं और सभी मिलकर यून की मदद करने के लिए आए होते हैं, जहाँ वो सभी यून से कहते हैं, हम लोग को चैन ने पहले बहुत
बहुत परेशान किया था और आपने उसे सबक सिखाया है, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं इस घर को बनाने में। तब यून उन सभी का शुक्रिया करता है और फिर वो सारे लोग मिलकर घर बना देते हैं, जो कुछ देर बाद ही तैयार हो जाता है। अब यून घर पर आने के बाद उन स्पिरिट पिल की मदद से अपना ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है, ताकि मार्शल आर्ट कंपटीशन से पहले वो अपने लेवल को भी पूरा कर सके। अब हम उस मार्शल आर्ट कंपटीशन वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पर जो इंसान यून से लड़ेगा वो पहले ही रिंग में आ गया होता है, लेकिन यून अभी तक नहीं आता क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और उसके इतने ज्यादा लेट होने की वजह से इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को कराने वाला आदमी जैसे ही अनाउंस करने वाला होता है कि यून हार चुका है, तभी वहाँ पर यून आ जाता है। लेकिन अभी हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती, पर उसे देखकर सारे के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। पर आखिर ऐसे कैसे यून यहाँ पर आ गया, जिसे देखकर सभी का मुंह खुला ही रह गया है, ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखते हैं जिसमें यून लेट हो गया होता है, लेकिन वो इस कंपटीशन को खत्म होने से पहले वहां पर पहुंच जाता है। तब वो आदमी जो इस कंपटीशन को करा रहा था वो यून से कहता है, तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो, इसलिए तुम्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से तुम सबसे पहले तुम्हारे अपोनेंट के 3 मूव से बचोगे और उन 3 मूव से पहले तुम एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। जिस पर यून कहता है, ठीक है, मैं इस पेनल्टी को मानने के लिए तैयार हूँ। तब यून का अपोनेंट उससे कहता है, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी कर लो, क्योंकि मेरे 3 मूव से बचना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, उसके अंदर ही तुम मारे जाओगे। तब यून उससे कहता है, अरे यार कितनी बकवास करते हो तुम, हार जीत थोड़ी फिक्स होती है, देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है। ये सुनकर उसका अपोनेंट कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो यून पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक खतरनाक स्वॉर्ड चॉप अटैक उसके ऊपर कर देता है, लेकिन यून आसानी से इस अटैक से बच जाता है। तब उसका अपोनेंट अपने दूसरे अटैक को तैयार करता है, जिसके लिए वो वहां से हवा में उड़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के कई सारी ऑरा वाली स्वॉर्ड बनाकर उन सभी से यून के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यून उसके इस अटैक से भी आसानी से बच जाता है। ये देखकर उसके अपोनेंट के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। तब वो स्वॉर्ड ऑफ कोई टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड की एनर्जी को एक्स बनाते हुए सीधा यून के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यून अपने हाथ को सामने कर देता है, जहां उसके टाइगर स्पिरिट की मदद से वो इस अटैक से भी आसानी से बच जाता है। और अब उसके अपोनेंट के 3 मूव्स हो चुके थे, जिसके बाद यून अपने टाइगर स्पिरिट की मदद से एक जोरदार अटैक अपने अपोनेंट पे कर देता है। अब वो उसे एक ही पंच मारता है कि उसका अपोनेंट रिंग से बहुत दूर जाकर गिरता है और इस तरह से इस राउंड में यून जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। अब यून की दूसरी फाइट मुकाई नाम के आदमी से कराई जाती है, जो कि कुंफू मास्टर है और मुकाई आज तक कभी नहीं हारा है, लेकिन पूरे सेट के लीडर को यून के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो इस राउंड को भी आसानी से जीत जाएगा। एल्डर उससे कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यून जीत पाएगा, लेकिन यून उनके खिलाफ जाते हुए कहता है, देख लेना, मुझे यून पे पूरा भरोसा है, उसने स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को पूरा कर दिया तो इसे मुकाई को हराना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब मुकाई रिंग में आ जाता है, जहां वो यून से कहता है, ओ स्वॉर्ड स्लेव, क्या तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? अपनी स्वॉर्ड उठा लो, क्योंकि मैं बिगर स्वॉर्ड के बस अपने हाथों से ही फाइट करता हूँ, तुम मेरे हाथों के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से भी नहीं रोक पाओगे। तब यून उससे कहता है, मुझे भी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बिना स्वॉर्ड के ही तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ तुम्हारी हाथों में कितनी जान है। तब मुकाई उससे कहता है, बहुत हो गया, मैं किसी से भी अपनी बेइज्जती नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद वो अपना ऑरा बाहर निकालते हुए यून की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर यून हैरान हो जाता है कि इसकी फिजिकल बॉडी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी वो घबराता नहीं और अपनी टाइगर स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो मुकाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन एक भी उसका अटैक मुकाई की बॉडी को टच ही नहीं होता। ये देखकर यून हैरान रह जाता है कि आखिर इसने कौन सा इनविजिबल आर्मर पहन लिया है, जिसकी वजह से मेरा अटैक तो इसकी बॉडी को टच ही नहीं हो रहा, तो आखिर मैं इसे हरा कैसे
कैसे पाऊंगा। जिसके बाद मुकाई लगातार अपने पंच की मदद से युन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। युन तो बस उसके अटैक को डिफेंस ही कर रहा था क्योंकि उसका एक भी अटैक मुकाई पे लग ही नहीं रहा होता है। और फिर मुकाई उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन युन खुद को रिंग के बाहर आने से पहले संभाल लेता है क्योंकि अगर वो रिंग के बाहर आ गया तो वो हार जाएगा। तब युन खुद से कहता है आखिर ये क्या चीज खा के आया है जो इसके अंदर इतनी जान है, मैं तो इससे लड़ ही नहीं पा रहा। लेकिन खैर कुछ भी हो, मैं तो इस राउंड को कैसे भी करके जीत के ही रहूंगा और इसका घमंड तोड़ के दिखाऊंगा। जिसके बाद वो दोबारा से मुकाई के ऊपर अटैक करने चले जाता है और फिर इस बार दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। तब युन एक बार दोबारा से अपने टाइगर स्पिरिट की मदद से मुकाई के पीठ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता और मुकाई उसे दोबारा उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार भी युन रिंग के बाहर जाने से पहले खुद को संभाल लेता है, लेकिन वो ठीक तरह से खड़े हो पाता इससे पहले ही मुकाई भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है ताकि इस बार वो उसे मारकर रिंग से दूर फेंक सके। पर तब युन वहां से हवा में उड़ जाता है और जहां पहले उसके टाइगर स्पिरिट की पावर्स सिर्फ उसके हाथों से बाहर निकलती थी, लेकिन इस बार उसकी पूरी बॉडी से वो टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आती है और उसके सामने फायर से बना टाइगर आ जाता है जो मुकाई और स्टेज के ऊपर इतना जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से मुकाई वहां से उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है और इस तरह से युन की इस राउंड में भी जीत हो जाती है। ये देखकर सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर युन की टाइगर स्पिरिट अपने पीक लेवल पर कैसे पहुंच गई, इसने अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। इसकी टाइगर स्पिरिट तो बस इसके हाथों से ही बाहर निकलती थी, ये तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। साथ ही इस चीज से वो लीडर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहले से ही भरोसा था कि युन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कोई भी जल्दी नहीं हरा सकता। अब वो आदमी जो इस कंपटीशन को करा रहा था वो जैसे ही युन को इस राउंड का विनर कहने वाला होता है, मुकाई दोबारा से स्टेज पर आ जाता है। तब वो आदमी उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हार चुके हो इसलिए वापस चले जाओ। लेकिन तब मुकाई उससे कहता है इस युन ने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया। वो अपना हाथ उसे दिखाता है जहाँ उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो उस आदमी से कहता है ये खून टाइगर स्पिरिट की मदद से नहीं निकल सकता, टाइगर स्पिरिट की मदद से सिर्फ मैं यहाँ से दूर उड़कर चला जाता, लेकिन मेरे हाथों से खून नहीं निकलता। इसका मतलब साफ है कि युन ने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर उसने एक सीक्रेट वेपन की मदद से मेरे हाथों में चोट लगा दी है ताकि मैं उसके ऊपर पंच से अटैक ही ना कर सकूं। ये सुनकर सारे लोग मुकाई के साथ ही हो जाते हैं कि मुकाई सही कह रहा है और ये युन बहुत बड़ा गद्दार आदमी है, इसे तो हरा देना चाहिए। तब युन उससे कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरी पूरी बॉडी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें वो वेपन मिल गया तो मैं अभी अपनी हार मान लूंगा। तब मुकाई उससे कहता है ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे घुटनों के सामने बैठना पड़ेगा और अपनी नाक को मेरे जूतों से रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी। जिस पर युन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वेपन मिला तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तब मुकाई उसकी बॉडी चेक करने लगता है लेकिन उसे कोई भी वेपन नहीं मिलता, पर उसे वहाँ पर युन की पोटली मिल जाती है जिसके अंदर वो अपना सामान रखा करता था। तब मुकाई उस पोटली को ही ले लेता है कि जरूर इसके अंदर ही वेपन होगा, लेकिन तब युन उससे कहता है अगर इसके अंदर वेपन नहीं निकला तो तुम्हें मुझसे मेरे घुटनों पे झुककर माफी मांगनी होगी। तब युन उसे अपनी पोटली दे देता है जिसे मुकाई चेक करने लगता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई चीज नहीं थी, पर उसे वहाँ पर उस टाइगर स्पिरिट वाली पेंटिंग मिल जाती है जो युन को उसके मास्टर ने दी थी। वो जैसे ही उस पेंटिंग को खोलने वाला होता है युन उससे कहता है ऐसी गलती कभी मत करना। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम युन को देखते हैं जो मुकाई के ऊपर सीधा अटैक कर देता है क्योंकि वो उसकी पेंटिंग खोलने वाला था, लेकिन वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करता। वो आदमी जो कंपटीशन करवा रहा है वो युन को रोक लेता है और उससे कहता है रुक जाओ, अपने साथी डिसाइपल को धमकाना अच्छी बात नहीं है। तब युन उससे कहता है मैं एक स्वॉर्ड स्लेव हुआ करता था तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरी वैल्यू नहीं रखेगा और मुझे एकदम घटिया समझेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब मुकाई उस आदमी से कहता है इस
पेंटिंग को चेक करो, जरूर इसके अंदर कोई वेपन छुपा होगा। तब वो आदमी उस पेंटिंग को चेक करता है, लेकिन वो उसे खोलता नहीं। जिसके बाद वो मुकाई से कहता है इसके अंदर कोई वेपन नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी इसे महसूस करके चेक कर सकते हो। इसलिए मुकाई भी उस पेंटिंग को चेक करता है, जिसके अंदर सच में कुछ नहीं होता। तब ये देखकर मुकाई युन से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब वो आदमी युन से कहता है देखो मुकाई ने तुमसे माफी मांग ली है, अब तुम इसे जाने दो। लेकिन युन उससे कहता है ऐसे कैसे जाने दूं, इसने तो मुझसे चैलेंज किया था कि अगर मेरे पास वेपन निकला तो मैं इसके सामने झुककर माफी मांगूंगा, तो इसे भी मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। जिसके बाद वो मुकाई को धमकाते हुए कहता है झुको मेरे सामने, वरना मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुकाई उसके सामने झुक जाता है। जिसके बाद युन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब वो आदमी बाकी सारे डिसाइपल्स से कहता है जाओ और प्रैक्टिस करो, कुछ दिनों बाद दोबारा से मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और उसमें मैं नहीं चाहता कि तुम सब कमजोर दिखाई दो, इसलिए जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो और अगली बार अच्छे से तैयार होकर आना। जिस पर सारे डिसाइपल्स मान जाते हैं। अब युन अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी टाइगर स्पिरिट की पावर्स को चेक कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे चेक नहीं किया था कि उसकी पावर्स कितनी बड़ी है। और जब वो अपनी टाइगर स्पिरिट की मदद से एक ही अटैक हवा में करता है तो वो बहुत तेज निकलता है और वहाँ से निकलते हुए सीधा जंगल में चले जाता है। तब वहाँ पर युन का दोस्त आता है जो उससे कहता है अरे वाह, तुम्हारी पावर्स तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद वो युन को एक लेटर देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए लेटर था, इसे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसलिए युन उस लेटर को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद कहता है लगता है वो यहाँ पर आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। उसका दोस्त उससे कहता है आखिर वो है कौन, लेकिन युन उसे नहीं बताता कि वो कौन है, बस इतना कहता है आने दो उसे, ये अच्छी बात है। जिसके बाद वो वहाँ से ऑक्शन हाउस जाने लगता है। वो अपने दोस्त को भी कहता है अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। जिस पर उसका दोस्त कहता है हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए थी। पिछली बार जब मैं वो स्वॉर्ड लेने गया तब एक अमीर डिसाइपल ने बहुत ज्यादा पैसे देकर वो स्वॉर्ड खरीद ली, जिस वजह से मुझे वो स्वॉर्ड नहीं मिल पाई। अब आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है, इसलिए वो दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब युन को खुशबू आ रही होती है, क्योंकि उसके दोस्त ने वहाँ पर चिकन पकाया था। ये देखकर वो एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से चिकन खाने उसके पास चले जाता है। लेकिन तब उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा आराम से रुको, हम दोनों साथ में खाएंगे। तुम जानते भी नहीं कि इस चिकन को पकड़ने में मैंने कितना टाइम लगाया है। पिछले 7 दिनों से मैं सबसे बेस्ट चिकन की तलाश में था ताकि उसे पकड़कर पका सकूं, और देखो आज मैं कामयाब हो गया। ये वाला चिकन सबसे बेस्ट था इस पूरे इलाके में। जो सुनकर युन उससे कहता है अरे तुमने एक चिकन पकड़ने में इतनी मेहनत लगा दी, इससे अच्छा अगर मार्शल आर्ट में लगाई होती तो आज तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा होती। जिस पर उसका दोस्त कहता है ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ खाना ही है तो क्यों ना बेस्ट खाओ, इसलिए मैंने इसे पकड़ा है। और तुम मुझे प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, तुम्हारी बस मार्शल आर्ट पावर्स बढ़ रही है, लेकिन तुम्हें तो एक घोड़ा चलाना भी नहीं आता, वो सब चीज तुम कब सीखोगे। तब युन उससे कहता है इस दुनिया में जिसके पास मार्शल आर्ट की पावर ज्यादा है उसी की वैल्यू है। मैं आउटर डिसाइपल बनने के बाद भी अपने ऊपर से स्वॉर्ड स्लेव का नाम नहीं हटा पाया, इसलिए मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि सारे लोग ये भूल ही जाए कि मैं कभी स्वॉर्ड स्लेव हुआ करता था। जिसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है आखिर तुम ऑक्शन हाउस क्यों जाना चाहते हो। तब युन उससे बताता है जब मैंने स्पिरिट स्टोन वाले टास्क को पूरा किया था तो मुझे सेक्ट की तरफ से ब्लड फ्लेम बोन्स मिली थी, जिसके बदले ही मैं ऑक्शन हाउस जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ से और अच्छी चीज ले सकूं। ये सुनकर उसका दोस्त एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हारे पास ब्लड फ्लेम बोन है। जिस पर युन उससे कहता है अरे मेरे पास एक नहीं बल्कि 9 ब्लड फ्लेम बोन है, मैंने इसमें से 4 उस ऑक्शन वाले आदमी को दिया था ताकि वो ऑक्शन को कंडक्ट करवा सके, और जब ऑक्शन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसे बाकी भी दे दूंगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमीर हो गए, लाओ थोड़ी ब्लड फ्लेम बोन मुझे भी दे दो। लेकिन युन उससे कहता है मैंने तो उससे वादा कर दिया है कि सारी की सारी मैं उसे ही दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे माफ कर देना। और मैंने तो सुना था तुम्हें कल किसी से मिलने जाना था, तो तुम लेट नहीं हो रहे क्या उसके लिए। जिस पर उसका दोस्त कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ठीक है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से मैं तुम्हें सीधा ऑक्शन हाउस में ही मिलूंगा, वहाँ पर आ जाना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद युन दोबारा से उस पेंटिंग को देखने लगता है जो उसके मास्टर ने उसे दी थी, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि उस पेंटिंग में जो आदमी है वो कौन है। टाइगर स्पिरिट के बारे में तो वो जान चुका है, लेकिन उस आदमी के बारे में उसे नहीं पता। पर जैसे ही वो उस पेंटिंग को थोड़ा और खोलता है तभी उसके अंदर से खतरनाक एनर्जी बाहर निकल कर आती है जो खुद को
एक स्वॉर्ड में बदल लेती है और फिर वो स्वॉर्ड सीधा यून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, पर वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। लेकिन वो स्वॉर्ड उससे ज्यादा पावरफुल थी, जो उसके ऊपर कई सारे अटैक किए जा रही होती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड खुद से ही गायब हो जाती है और उस आदमी में बदल जाती है जो उस पेंटिंग के अंदर था। तब वो आदमी अपनी ऑरा वाली स्वॉर्ड निकाल कर सीधा यून के अंदर ही डाल देता है। ये देखकर यून भी हैरान होता है, अरे मुझे ये क्या हो गया, कहीं ये मार्शल आर्ट पावर्स तो नहीं, इससे शायद मेरी मार्शल आर्ट पावर्स बढ़ सकती है। ये जानकर वो और खुश हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम यून को देखते हैं, जो उस ऑक्शन हाउस वाले आदमी मिस्टर ताओ के पास आ जाता है। तब ताओ यून को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुमने आने में काफी देर लगा दी। जिस पर यून उससे माफी मांगता है और उसे एक ब्लड फ्लेम स्टोन दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर ताओ कहता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा महान हो, तुमने अपने वादे के हिसाब से वो ब्लड फ्लेम बोन यहाँ पर ले आया, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। जिसके बाद वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि कितने पैसों में वो उससे ब्लड फ्लेम बोन लेने वाला है। तब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर यून उससे कहता है, इन ब्लड फ्लेम स्टोन का 30% प्रॉफिट तुम रखना चाहते हो, ये तो बहुत ज्यादा है। तब ताओ कहता है, तुम मार्केट को नहीं जानते, अभी ब्लड फ्लेम बोन की कीमत बहुत ज्यादा कम चल रही है, तभी मैं इन्हें बेचने का ऑक्शन हाउस में बंदोबस्त कर रहा हूँ, इसलिए इतना प्रॉफिट तो मेरा बनता ही है। जिस पर यून कहता है, तो ठीक है, बाकी के ब्लड फ्लेम बोन मुझे वापस कर दो, मैं नहीं इसे बेचना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तब मिस्टर ताओ उससे कहता है, अरे अरे तुम तो गुस्सा हो गए, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बदल देता हूँ। जैसा तुमने कहा कि तुम्हें और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक है, अब से मैं उन ब्लड फ्लेम बोन्स पर से सिर्फ 20% ही प्रॉफिट रखूंगा और बाकी उसे बेचने के बाद जितना 80% प्रॉफिट होगा वो तुम रख लेना। लेकिन तब भी वो 80% प्रॉफिट भी उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी ब्लड फ्लेम बोन की कीमत बहुत ज्यादा कम चल रही है और तुम्हारे पास तो 9 ही ब्लड फ्लेम बोन्स है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये ब्लड फ्लेम बोन्स एक आर्मर बनाने के काम आती है, जिसके लिए 10 ब्लड फ्लेम बोन्स चाहिए होती है और तुम्हारे पास तो 9 ही है। जो भी उन्हें खरीदेगा वो उतनी कीमत नहीं देगा जितनी इन बोन्स की मिलनी चाहिए, इसलिए तुम ये उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे 9 बोन्स की बहुत ज्यादा कीमत मिलने वाली है। तब यून उससे कहता है, तो ठीक है, तुम हर जगह ये फैला दो कि उस ऑक्शन हाउस में 10 ब्लड फ्लेम बोन्स होगी और ऑक्शन शुरू होने से पहले मैं एक और ब्लड फ्लेम बोन का बंदोबस्त करता हूँ, जिसके बाद पूरी 10 की 10 ब्लड फ्लेम बोन्स को ऑक्शन हाउस में बेचा जाएगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि उसे बेचने के बाद तुम सिर्फ 10% ही प्रॉफिट रखोगे, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर मिस्टर ताओ मान जाता है, क्योंकि अगर पूरे 10 ब्लड फ्लेम बोन बिकेगी तो उसकी कीमत पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से 10% प्रॉफिट ही पहले के 50% प्रॉफिट जितना हो जाएगा। अब यून मिस्टर ताओ के वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त पहले से ही मौजूद था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते के सारे लोग एक तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर लोग कहाँ भाग रहे हैं। तब यून का दोस्त एक आदमी को पकड़कर पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों सभी लोग इस तरफ भाग रहे हैं। तब वो आदमी बताता है, 2 सेक्ट के यंग मास्टर की फाइट होने वाली है, ऐसा सीन जल्दी देखने को नहीं मिलता, इसलिए सारे लोग यही चीज देखने जा रहे हैं। ये सुनकर वो भी खुश हो जाता है और जल्दी से वहाँ पर जाकर देखता है कि किसकी लड़ाई होने वाली है। तब उन्हें वहाँ पर यून के सेक्ट का लीडर दिखाई देता है, जिसकी फाइट एक दूसरे यंग मास्टर से होने वाली है और यही फाइट को देखने सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। तब देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो लीडर अपनी पाम टेक्निक का यूज करता है और उसकी मदद से उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी एक ही उंगली से उसे वहाँ से उठाकर दूर कर देता है, जो देखकर वो लीडर गुस्सा हो जाता है और फिर लगातार कई सारे अटैक उस यंग मास्टर पे करना शुरू कर देता है। लेकिन वो यंग मास्टर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसके सारे अटैक को डॉच करते हुए उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि लीडर भी जल्दी हार नहीं मान रहा, तब वो अपनी टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक का यूज करता है और सामने से टेलीपोर्ट होते हुए अचानक से लीडर के पीछे ही आ जाता है, जहाँ से वो एक खतरनाक अटैक उस पर कर देता है और यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि लीडर वहाँ से नीचे गिर जाता है और इस तरह से इस फाइट में उसकी हार हो जाती है। तब ये देखकर लीडर उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे
10 मूव्स को भी नहीं झेल पाओगे, तुम तो इससे पहले ही हार गए। लगता नहीं कि कोई जल्दी मेरा मुकाबला कर पाएगा। मुझे तो लगा था तुमसे फाइट करने के बाद मुझे मजा आएगा, लेकिन मैंने देख लिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए दोबारा मुझसे फाइट करने कभी मत आना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब यून लीडर से कहता है कि आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी? जिस पर लीडर बताता है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। देखो जिस तरह से मैं आज हार गया, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वैसे ही हार जाओ, क्योंकि हमारे पूरे सेक्ट की इज्जत तुम्हारे ऊपर ही है। अगले होने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन में तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, वरना अगर तुम वहाँ पर हार गए तो हमारे सेक्ट की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इतना कहने के बाद लीडर वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर यून खुद से कहता है अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं जानता ये किस किस से मेरी फाइट हो सकती है और उनके पास कितनी पावर्स होगी। अब यून अपने दोस्त के साथ उस ऑक्शन हाउस में आ जाता है जहाँ पर उन ब्लड फ्लेम बोन्स की बोली लगने वाली है, और यहाँ पर यून के लिए एक अलग कमरा बनाया गया होता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। तब वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो उससे कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे आवाज लगा लेना, मैं आ जाऊंगा। तब यून कुछ सोचता है और खुद से कहता है मैं नहीं जानता कि उस चीज की कीमत कितनी होगी, पर तब भी मुझे उसे इस ऑक्शन हाउस में लगाना चाहिए। तब वो वहाँ पर एक बुल की सींग लेकर आ जाता है, जिस बुल की सींग को उसने अपनी टाइगर स्पिरिट की मदद से तोड़ दिया था, और वो इस सींग को भी इस ऑक्शन में बेचना चाहता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी खतरनाक सींग आखिर इसके पास कैसे आई। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत ज्यादा महंगी भी हो सकती है या फिर इसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। लेकिन तब भी वो आदमी कहता है मैं इसका ऑक्शन हाउस में बेचने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। जिसके बाद ऑक्शन शुरू कर दिया जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस ऑक्शन हाउस को देखते हैं जहां पर ऑक्शन शुरू कर दिया जाता है, और इस ऑक्शन में सबसे पहले उस बुल की सींग को लाया जाता है। ये देखकर वहीं पर मौजूद वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये बुल की सींग किसने लेकर आया। वो अपने साथियों से कहता है जाओ इसका पता लगाओ कि आखिर ये बुल की सींग यहाँ पर बेचने के लिए कौन लाया है। साथ ही ये यंग मास्टर वो होता है जिसके पीछे यून ने उन बुल्स को लगा दिया था, लेकिन वो जैसे तैसे उन बुल से बच गया था। अब वो लड़की उस बुल की सींग का स्टार्टिंग प्राइस 2000 स्पिरिट स्टोन लगाती है। तब सारे लोग 2000 से अपनी बोली शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तो 2500 तक भी जाते हैं। लेकिन तब आखिरी में एक आदमी 3500 स्पिरिट स्टोन के बदले उस बुल की सींग खरीद लेता है। ये देखकर यून खुद से कहता है चलो जितनी मेहनत थी इस सींग को निकालने में उसका दाम तो निकल गया। अब वो लड़की वहाँ पर बेचने के लिए एक स्वॉर्ड का बॉक्स लेकर आती है जिसके अंदर स्वॉर्ड रखा जाता है। तब वो लड़की बताती है ये स्वॉर्ड बॉक्स पिछले 300 सालों से नहीं खुला है, और 300 साल पहले के सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर इस स्वॉर्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया करते थे अपनी स्वॉर्ड को रखने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है। और इस स्वॉर्ड बॉक्स की स्टार्टिंग प्राइस 3000 स्पिरिट स्टोन है। तब ये देखकर यून का दोस्त उससे कहता है आखिर कौन 3000 स्पिरिट स्टोन इस घटिया से बॉक्स पर लगाना चाहेगा, ये तो किसी काम का नहीं लग रहा है। लेकिन यून तो कुछ और ही सोच रहा होता है, उसे ये बॉक्स खरीदना था ताकि वो अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर रख सके। दूसरी तरफ उस यंग मास्टर के साथी उसके पास आकर उसे बताते हैं हमने उस लड़के का पता लगा लिया है जिसने यहाँ पर बेचने के लिए वो सींग लेकर आया था, और उसका नाम यून है, और ये वही इंसान है जिसने आपके पीछे उस बुल को लगा दिया था। ये सुनकर वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं अभी ये सही टाइम नहीं है, हमें हमारे सेक्ट ने यहाँ पर उन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स को खरीदने के लिए भेजा है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, बाद में तो हम उस यून को सबक सिखा ही देंगे। इसलिए वो यंग मास्टर कुछ भी नहीं करता। अब वो लड़की दोबारा से सबसे पूछती है कि कौन इसे 3000 स्पिरिट स्टोन में खरीदना चाहेगा। तब यून सबसे पहले अपनी बोली लगाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, पहले हमें उन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स को बेचना होगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि वो कितने में बिका, और उसी हिसाब से हम कुछ खरीद सकते हैं। तब वो यंग मास्टर 4000 स्पिरिट स्टोन
स्टोन लगा देता है, इसलिए वो स्वॉर्ड बॉक्स उसके पास जाने लगता है। पर यून कैसे भी करके उस स्वॉर्ड बॉक्स को अपने हाथों से खोना नहीं चाहता था। तब उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है कि यंग मास्टर ने ज्यादा बोली लगा दी, अब तो तुम इस स्वॉर्ड बॉक्स को बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन तब यून सीधा 5000 स्पिरिट स्टोन लगा देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और जब वो 6000 स्पिरिट स्टोन लगाने वाला होता है कि तब उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं, हमें यहाँ पर उन ब्लड फ्लेम बोन्स को खरीदने के लिए भेजा गया है और सारे के सारे पैसे उसी को खरीदने के लिए है, तो हम दूसरी चीज खरीद के उन पैसों को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए उस यून को ही इस बॉक्स को ले लेने दो। तब किसी के और ज्यादा बोली ना लगाने पर वो स्वॉर्ड बॉक्स 5000 स्पिरिट स्टोन में यून के पास चला जाता है। तब यून उस आदमी को 1500 स्पिरिट स्टोन देता है और उससे कहता है जो सींग बिका था उससे 3500 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, तो अब ये दोनों मिलाकर पूरे 5000 स्पिरिट स्टोन होते हैं, इसे अपने पास रख लो और इन्हीं के बदले मैं ये स्वॉर्ड बॉक्स खरीद रहा हूँ। जिस पर वो आदमी मान जाता है और फिर वो स्वॉर्ड बॉक्स यून के पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो उसकी बॉडी के अंदर ही समा जाती है। ये देखकर यून हैरान हो जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड बॉक्स किस तरह की है, जरूर इसके अंदर कुछ पावर छुपी हो सकती है। अब आखिरी में उन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स की बारी आती है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 20,000 स्पिरिट स्टोन होता है। तब सारे लोग उस पर बोली लगाने लगते हैं, लेकिन सब लोग 20 से 25 और 30 तक ही जा रहे थे। लेकिन आखिरी में वो यंग मास्टर सीधा 60,000 स्पिरिट स्टोन लगाकर उसे खरीद लेता है। ये देखकर यून और उसका दोस्त एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन 10 ब्लड फ्लेम बोन्स के बदले 60,000 स्पिरिट स्टोन मिल गए, जो कि बहुत ज्यादा है। तब यून अपने दोस्त से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे लगता है कि वो यंग मास्टर को जब मालूम पड़ेगा कि ये ब्लड फ्लेम बोन्स मेरा था तो वो जरूर मुझसे लड़ने के लिए आएगा, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता, तो भलाई इसी में है, तुम यहाँ से घर चले जाओ। जिस पर उसका दोस्त कहता है तो ठीक है, मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, लेकिन अगर तुम घर वापस जल्दी नहीं आए तो मैं हमारे सेट के यंग मास्टर के साथ दोबारा यहाँ पर आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यून मिस्टर ताओ के पास आता है ताकि उन 60,000 स्पिरिट स्टोन के बदले कोई चीज वहाँ पर से खरीद सके। तब उसे वहाँ पर हार्ट राइजिंग पिल दिखाई देती है, इसलिए वो 3 हार्ट राइजिंग पिल खरीद लेता है। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक छोटा पॉट दिखाई देता है जो कि सबसे अनोखा लग रहा था। वो ताओ से इसके बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर ताओ बताता है ये बॉटल मेरे स्टोर की सबसे ज्यादा कीमती चीज है, इसके अंदर ऐसी चीज है जो इंसान को मार्शल आर्ट के 10th लेवल तक के पहुंचा सकती है। ये इतनी ज्यादा बॉडी में एनर्जी देती है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद कल्टीवेटर का जल्दी से ब्रेक थ्रू हो जाता है, जो सुनकर यून खुश हो जाता है और उसे खरीदने के लिए कहता है। जिस पर मिस्टर ताओ कहता है तुम्हारा लेवल तो अभी कम है, तुम इसे खरीद कर क्या करोगे, लेकिन तब भी यून को यही खरीदना था, इसलिए मिस्टर ताओ 40,000 स्पिरिट स्टोन के बदले उसे वो दे देता है और बाकी के लिए कहता है तुम जब चाहो कुछ भी आकर बचे हुए पैसों से खरीद सकते हो। जिस पर यून मान जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी उसके सामने यंग मास्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो उससे कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। तब यून उससे कहता है पिछली बार भी मेरे पास टाइम नहीं था तुमसे लड़ने का और इस बार भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब उस यंग मास्टर के साथ ही सीधा यून के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।